तो नमाज सड़क पर नहीं, एक बदलाव जो बंगाल में हुआ और एक ऐसा बदलाव जो बदलते हुए बंगाल के आने वाले भविष्य की कहानी भी कह रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और वक्त रण क्षेत्र का हो गया है। रण क्षेत्र में सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, उन तस्वीरों को जरा सामने रखिए। तस्वीरें देखिए और खुद समझिए कि अगर हम ये कहते हैं कि बकरीद, बदलाव और बंगाल, तो इसके पीछे की कहानी यहां से शुरू होती है। नमाज सड़क पर नहीं हुई है, रेड रोड पर वो तस्वीर नहीं है, और वही तस्वीर जो 107 सालों से यानी 1919 से लगातार जिस रेड रोड पर बकरीद की नमाज हुआ करती थी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आकर शुभकामना संदेश दिया करती थी, वो रेड रोड जो जनता के लिए है, उस रेड रोड पर जो नमाज हुआ करती थी, इस बार वो तस्वीर नजर नहीं आई है। 2026 में जो बदलाव हुआ है सुवेंदु सरकार के आने के बाद, ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं, दिखाइए जरा दूसरी तस्वीर। वो तस्वीर जिसमें गौ माता के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ बकरीद में जहां ममता बनर्जी शुभकामनाएं देती थी कुर्बानी के नाम पर, वहां पर गौ माता की पूजा हो रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पूरी तरीके से गौ माता पर अपनी आस्था समर्पित करते हुए आज के दिन ही नजर आते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही मन में आता है, क्या ये वही बंगाल है जहां कभी तुष्टीकरण की राजनीति के आगे प्रशासन घुटने टेक दिया करता था? क्या ये वही बंगाल है जहां बकरीद आते ही कानून नहीं, कट्टरपंथ की आवाज चलती थी? और क्या अब बंगाल में संविधान पहले का नया अध्याय शुरू हो चुका है? ये तमाम सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बंगाल बदल चुका है। बकरीद का सवाल आज नहीं है, आज सवाल बदले हुए बंगाल का है, क्योंकि इस बार बंगाल में बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार बकरीद पर प्रशासन इतना सख्त दिखा, पहली बार खुले संदेश दिए गए कि कुर्बानी कानून के दायरे में होगी, पहली बार बिना वेटनरी सर्टिफिकेट के पशुवध पर रोक की सख्ती दिखाई गई, पहली बार अवैध स्लॉटर और कैटल स्मगलिंग पर प्रशासनिक दबाव खुलकर नजर आया, और सबसे बड़ा प्रतीक कोलकाता का रेड रोड, जो मैंने अभी आपके सामने जिसकी तस्वीर भी रखी, वही रेड रोड जहां वर्षों तक हजारों लोगों की सामूहिक नमाज सत्ता की ताकत का प्रतीक मानी जाती थी, जहां की तस्वीर पूरे देश में दिखाई जाती थी। लेकिन इस बार रेड रोड पर वो नमाज नहीं हुई। सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल अब सड़क और शासन के बीच फर्क समझने लगा है? क्या अब संदेश दिया जा रहा है कि सड़क जनता की है और शासन संविधान का चलेगा, और धर्म, निजी आस्था का जो केंद्र है, निजी आस्था तक ही सीमित रहेगी? और इसी बीच जब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की हम तस्वीर देखते हैं, जहां पर अभी हमने आपको दिखाया कि इस्कॉन मंदिर में गौ पूजा करते हुए वो नजर आए, गौ माता के सामने दंडवत वो प्रणाम करते हुए नजर आए, पूरी वैष्णव परंपरा के साथ उन्होंने आस्था आज देश के सामने रखी। ये राजनीतिक संदेश भी साफ है, एक तरफ कट्टरपंथ पर कानून की बात, दूसरी तरफ सनातन प्रतीकों का खुला सम्मान। अब सवाल विपक्ष से भी, जो लोग वर्षों तक कह रहे थे कि बंगाल में हिंदू अपनी आस्था खुलकर नहीं दिखा सकता, क्या आज वही बंगाल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव है या फिर बंगाल की राजनीति का वैचारिक परिवर्तन? रण क्षेत्र में आज यही बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में तुष्टीकरण का युग खत्म हो गया? क्या रेड रोड मॉडल की जगह अब रूल ऑफ लॉ मॉडल आ चुका है? और क्या सुवेंदु अधिकारी का साष्टांग दंडवत, गौ माता को प्रणाम, सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि बंगाल की नई राजनीतिक घोषणा है? खुलकर करेंगे इन मुद्दों पर बात। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें यहां से आई, जिस तरीके की प्रतिक्रिया यहां से आई, छोटी सी प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की डिबेट।
मैं ओथ लेने का बाद मैं बहुत सारे मठ मंदिर में गया है। यहाँ इस्कॉन भी आना था। जो श्रीला प्रभुपद जी ने पूरा वर्ल्ड को हरे कृष्ण मंत्र का साथ, गीता का वाणी, गीता का प्रचार प्रसार का साथ जो जागरण किया है, वो भी घर घर पहुँचने का काम हम लोग को करना पड़ेगा। इसलिए जो आशीर्वाद मिला प्रभु श्री चैतन्य देव का, श्रीला प्रभुपद का, वैष्णव समाज का, सनातनी का, वो आशीर्वाद लेते हुए मैं जिम्मेदारी लेने के बाद हर मठ मंदिर में हमारी प्रतिष्ठित जो गीता का प्रचार करता है, जो नाम हट्टो है, सबका साथ में दर्शन किया। यहाँ भी आया आज आकर मैं मेरा जो सेवा का मौका मिला। नहीं, ये तो माता है हमारा। देखिए, हमारी सरकार ने पहले ही ये डिसीजन ले चुके हैं, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि रास्ते नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल में मस्जिदों की कमी नहीं है। बहुत मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए, दबा के पढ़िए, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन रास्ते पे आकर अपना संख्या बल दिखाने का ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में अब ऐसी सरकार आ चुकी है जो सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स को मानती नहीं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स को, जिनको अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना है, उनके समय होता था, अब नहीं होगा। देखिए, हमारे देश में साल भर में उत्सव पर्व चलता रहता है। अलग अलग समाज का, कम्युनिटी का, धर्म का उत्सव मनाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसमें जनता को असुविधा हो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और कुछ सरकारों ने यही काम को दिखा रहे थे कि उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो जनजीवन बाधित नहीं होना चाहिए, विकास बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसा काम होना है। उत्सव भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने तय की है कि कोई भी अपील कर सकता है पुलिस के पास उत्सव मनाने के लिए जगह का। पुलिस तय करेगा कहाँ किस समय होगा। तो इस बार ब्रिगेड ग्राउंड को दिया गया है, सब प्रोग्राम वहाँ होता है, अच्छी बात है। उत्सव मनाइए, बड़ा जगह है, लेकिन रोड पर कोई इस प्रकार कार्यक्रम नहीं चलेगा। देखिए, सभी त्योहारों को एक दूसरे के साथ मिलकर के मनाना चाहिए और सभी को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए और त्यौहार खुशियों के साथ मनाए जाने चाहिए। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है और यही कोशिश करते रहेंगे। और मैं सबको बधाई देता हूं कि सब लोगों ने बहुत सुकून के साथ त्यौहार को संपन्न कराया। तो ये बदला हुआ बंगाल, जहां पर अब तुष्टीकरण का काल खत्म हो चुका है, यहां तो अब नया काल शुरू हो चुका है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो नई राजनीतिक घोषणा हुई है, ये जो नया बंगाल है, वो किस तरीके से आने वाले भविष्य में देश की दिशा और दशा भी तय करेगा, खुलकर करेंगे बात। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजू आयंगर जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में तृणमूल कांग्रेस से भी अतिथि जुड़ जाएंगे। इस बीच हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अनिल गर्ग साहब आ चुके हैं। साथ ही साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद हाजी नाजिम साहब भी आ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप तीनों के साथ ये बात शुरू करूं इससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा, लेकिन व्यूअर्स आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये मुद्दा बड़ा है। अगर बंगाल में बदलाव आया है तो ये बदलाव बहुत कुछ कहता है। आइए रणक्षेत्र की अब डिबेट शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं राजू आयंगर साहब आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि आज बंगाल में वो दिखा जो अब से पहले कभी नहीं दिखा था। पूरे 107 सालों के बाद उस रेड रोड पर नमाज नहीं होती जहां पर कभी शक्ति प्रदर्शन दिखाई देता था, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ था। यह बदलाव क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद दूंगा, और जिस तरीके से हमारे भाइयों ने शांतिपूर्वक बकरीद मनाई, लेकिन सबसे बड़ा इसका श्रेय तो हमारे कानून व्यवस्था को जाता है, क्योंकि तभी ये संभव हुआ जब प्रशासन ने तुष्टीकरण नहीं बल्कि शक्ति दिखाई और एक मैसेज दिया लोगों को कि आप जो भी करें, जो भी त्योहार मनाएं, आप अपनी तय सीमा के अंदर में और किसी को भी तकलीफ नहीं देते हुए आप अपना त्योहार शांति से मनाएं। ये हमारा स्पष्ट संदेश बहुत अच्छा लगा, और बंगाल की जनता वासियों को मैं पुनः एक बार धन्यवाद जरूर दूंगा इसके सहयोग करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ एहतेशामुल हक साहब भी आ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए।
एहतशामुल हक साहब, स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी। बदलाव हो गया है बंगाल में। एक बात बड़ी राजू साहब ने कही, राजू साहब ने कहा कि प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तो क्या सख्ती से ही नियम माना जाएगा? ये सख्ती का परिणाम है कि आज सड़क पर नमाज नजर नहीं आती है, आज वहां पर नमाज नजर आती है जहां होनी चाहिए। ये बदलाव आप लोगों के गले के नीचे उतर रहे हैं ना? सबसे पहले लावनी जी नमस्कार। नमस्कार। पूरे देशवासियों को ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। हमारे मित्र मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी बैठे हुए हैं और आप तमाम जितने आपके चैनल के माध्यम से ईद की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देना चाहता हूं। देखिए, इस तरह की नहीं है। नई सरकार को सबसे पहले मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा, जिन्होंने आप देखे होंगे कि पिछले 107 साल की जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हमारा पश्चिम बंगाल कोलकाता में शहीद मीनार में नमाज हुआ करता था, लेकिन 1977 के बाद जब समझ लिए कि सीपीएम की गवर्नमेंट आई तो वहां जो शहीद मीनार में होता था ईद की नमाज या बकरीद की नमाज, तो वहां कीचड़ वगैरह होने के सबब में रेड रोड में उसको ट्रांसफर किया गया ज्योति बासु हुकूमत द्वारा। उसके बाद में जो सिलसिलावार तरीके से 2025 तक चला, लेकिन आने वाली अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, नई सरकार, शुभेंदु अधिकारी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका आदेश है जिस हिसाब से कि रोड पर नमाज, और उन्होंने एक अच्छा जगह हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये जगह आप लोग क्यों नहीं प्रोवाइड करा पाए? ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के आने का इंतजार करना पड़ा? जिस बात का जिक्र आपने किया, ये तो फिर आपको भी सोचना समझना चाहिए था। ये सख्ती दिखानी पड़ गई बीजेपी के आने के बाद ही, ये बदलाव क्यों आया? नहीं, देखिए लावनी, ये बात वो नहीं है। बात है कि नई सरकार आई है, आज नई सरकार की गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन को पालन करना, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो। नहीं, मैं तो ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो बात नई सरकार, बीजेपी की सरकार के आने पर हुई, वही बात टीएमसी के रहते हुए क्यों नहीं हो पाया था? क्यों ममता बनर्जी को नहीं लगा कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर भी ये नमाज हो सकती है? क्यों वो हर बार यही रेड रोड पर आकर नमाज की शुभकामनाएं देने आती थी? वो जो सूती साड़ी पहनकर आती थी, जिस तरीके से वो भीड़ में शुभकामनाएं देती थी, कुर्बानी की बात करती थी, तो ये क्या कभी आप लोगों के जहन में नहीं आया, आप लोगों के दिल में नहीं आया कि ये गलत है? सड़क जनता की है, सड़क रोकने के लिए नहीं है। लावनी जी, बात वो नहीं है। लावनी जी, हमारे यहाँ हम लोगों ने 15 साल गवर्नमेंट चलाया, 15 साल सरकार चलाया, लेकिन उससे पहले 34 साल यहाँ सीपीएम की गवर्नमेंट थी, तो ये सिलसिला अरे तो आप बदलाव के लिए ही तो आप आए थे ना। 34 साल लाल जो सलाम था, वो आपने अगर उसका किला ढा दिया था तो आप ये कहकर आए थे कि हम बदलाव लाए थे, और अगर आपको वो गलत लग रहा था तो आपको बदल देना चाहिए था। इसका मतलब आपको गलत नहीं लग रहा था, सड़क पर नमाज पढ़ना गलत नहीं लग रहा था, यही तो मानूंगी ना मैं। तो फिर नहीं, इस तरह की बात नहीं है। एक सिलसिला सिस्टम चला, 1 घंटा का प्रोग्राम है, इसमें लगातार उसको कायम और दायम रखा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस हिसाब से लावनी जी, अभी जो नई सरकार आई है और नई सरकार जो गाइडलाइन दी है, तो उस पर हम तमाम तो मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि आप गलती कर रहे थे, शुभेंदु सरकार के आने के बाद आपकी गलती को दुरुस्त कर दिया गया, इसके लिए आपको अब उनको थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए अब उनको थैंक यू बोलना चाहिए। गलती कम से कम सुधार दी गई, ये मान लिया आपने। हाजी साहब के पास जल्दी एक कमेंट ले लेती हूँ। हाजी साहब, स्वागत है आपका भी। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज का दिन बहुत विशेष है, तो ऐसे में एक जो बदलाव बंगाल का बदलाव है, और खास तौर से यहां पर एक नहीं कई बदलाव। सबसे बड़ा बदलाव सड़क पर नमाज नहीं, दूसरा बड़ा बदलाव कि यहां पर मुख्यमंत्री गौ पूजा करते हुए भी नजर आते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है। मुस्लिम समाज इसे कैसे ले रहा है? लावनी जी मेरी आवाज, हाँ लावनी जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है, सब आ रही है, स्पष्ट आ रही है। हाँ लावनी जी, देखिए आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून बना रहे। गौ माता से भी दुआ कर लीजिए, उन्हें भी प्रणाम कर लीजिए। आज तो बकरीद में बहुत कुछ बदल रहा है, गौ माता को भी प्रणाम कर लीजिए। हाँ लावनी जी, अभी आपने कहा तो देखिए बिल्कुल, जब हाजी नाजिम खान के बड़े अपनी नैतिक जिम्मेदारी बन गई अब इस बात को लेकर, तो हाजी नाजिम खान आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले, ताकि जो कुछ लोग हैं
जो गाय पे सियासत करने की कोशिश करते हैं उनकी सियासत बंद हो जाए। जब गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा तो एक अमन व सुकून का मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा। और लावनी जी, जो प्रतिबंधित जानवर है उन प्रतिबंधित जानवरों को भी राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और रही बात यह कि पश्चिम बंगाल की बात आपने करी, तो देखिए पश्चिम बंगाल क्या, मैं पूरे भारत की बात करूंगा क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं आपको। लवनी जी, पूरे भारत के अंदर पूरे अमन व सुकून के साथ ईद उल अजहा का फेस्टिवल मनाया गया और इसमें शासन व प्रशासन का और मुस्लिम समाज ने आपस में सबने एक दूसरे का सहयोग करा और ये फेस्टिवल बड़ी शांतिपूर्वक के साथ भारत के अंदर मनाया गया। कहीं से भी कोई भी छुटपुट ऐसी बात नहीं है जहां पर विरोध आवाज पैदा हो। सख्ती दिखाने पर हुआ ना, नहीं तो हमेशा तो ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग सख्ती की भाषा समझते हैं। लवली जी, अब देखिए हम लोग अपने देखिए भारत के संविधान की भाषा समझते हैं। संविधान की नहीं, संविधान की भाषा अगर आप समझ रहे होते, संविधान की भाषा अगर आप समझ रहे होते तो यहाँ बैठकर अभी आप पहले वंदे मातरम बोलते। ये संविधान की भाषा होती है। आप भारत के नागरिक होते तो गौ माता को प्रणाम जरूर करते, पहले नहीं ले आते कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दीजिए। पहली बात तो हमारे लिए गौ माता पशु है ही नहीं, हम उन्हें माता कहते हैं और माँ हमारे लिए पशु नहीं होती है। तो आप लोगों ने तो जिस तरीके से सुर बदला है, ये सुर बदला हुआ क्या कह रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया। सुर कैसे बदल गए साहब? हाँ लवली जी, सुन लीजिए, देखिए नाजिम खान ने राष्ट्रीय दर्जे की बात करी, राष्ट्रीय पशु की आपने बात करी, आपने राष्ट्रीय पशु बोला, नाजिम खान ने राष्ट्रीय दर्जा की मांग करी। मैंने कहा सुर कैसे बदल गए आप लोगों के, ये सुर कैसे बदल गए? हाँ देखिए लवली जी, सुर तो हमारे वही हैं पहले जैसे, सुर कभी नहीं बदले क्योंकि भारत का संविधान हम लोगों को परमिशन देता है कि हमारे अपने हाँ सुन लीजिए, आपको और हमारी अपनी बातें रखने की। रही सड़क पे नमाज के, सड़क पे कोई नमाज अदा नहीं करता, हमारे लिए मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, वहीं पर मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, ईदगाह में भी नमाज अदा करते हैं। फिर से वो तस्वीरें दिखा दीजिए, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। नहीं, आपने कहा ना हम तो मानते आए हैं, वो तस्वीरें फिर दिखा देते हैं कि बीते वर्षों की जो तस्वीरें थी और आज की जो तस्वीरें हैं। हाँ लवली जी, अब आगे पश्चिम बंगाल का ही मैटर है तो देखिए पश्चिम बंगाल पे ही मैं बात करूंगा। देखिए मैं तो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज को तहे दिल से सलाम करता हूं कि उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि कुछ व्यापारी बार बार जो एक पशु व्यापार में थे वहां पर गाय को लेकर आ रहे थे, मुस्लिम समाज ने उनसे कहा कि इस गाय को लेकर जाइए, गाय आपकी माता है, आप यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं? और तो मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर वहां पर जितने भी गाय को बेचने वाले सबको मना कर दिया, कहा कि अपने घर में लेके जाइए गाय, तो यहाँ पर कोई भी गाय नहीं बिकेगी। ये देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम समाज ने जो तो वही तो कह रही हूँ कि अभी तक मुस्लिम समाज क्यों सोया हुआ था, अब ऐसा क्या हो गया? यानी कि सख्ती की भाषा, शुभेंदु अधिकारी की सख्ती की भाषा, बीजेपी सरकार की सख्ती की भाषा ही समझ में आई। अनिल गर्ग जी, आ रही हूं मैं जल्दी से, अनिल जी का एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद दोबारा आपके पास जरूर होंगे। अनिल जी, ये बदलाव क्या कह रहा है? बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी आज दिया गया है बंगाल के माध्यम से। लावनी जी, मैंने अभी तीनों साथियों को सुना, आप जो सुनना चाह रही थी हमारे दोनों मुस्लिम साथियों ने नहीं कहा, लेकिन सच ये है जब निजाम बदला तो निजाम की सरकार की नजर भी बदली, और जब नजर बदली तो हमारे साथियों का बोलने का और सोचने का नजरिया भी बदला। आप अब इसको अनुशासन कहेंगे या इसको सख्ती कहेंगे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन है तो सही, नजरिया तो बदला। देखिए पहले क्या होता था, पहले आपकी धर्म विविधता इस बात को कहते थे कि आपने अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना है और बहुसंख्यकों का दमन करना है, ये था पहले धर्म निष्पक्षता का एक कहानी। लेकिन अब नजर बदल गई है, अब निजाम बदला है, तो मैंने कहा ना अब है कि संविधान कैसे क्या कहता है। अब सब कह रहे संविधान तो कहता था खुले में नमाज नहीं करनी, इसलिए हम नहीं करते, बात तो ठीक है, लेकिन संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना तो कि बंगाल सरकार के कोई संविधान में बदलाव हुआ है जो राज्य के कानून है, ना ही केंद्र सरकार के कानून पहले से ही थे, लेकिन सोच में बदलाव हुआ है। जब मैंने कहा ना, जब केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की सोच बदलती है, उनके काम करने वालों का नजरिया बदलता है, तो फिर कानून भी उसी नजरिए पे चलता है। अब क्या हुआ है, क्योंकि पहले आपने देखा था ना, हर सरकार क्या करती, रोजा इफ्तार पार्टी करती थी। किसी ने आपने नवरात्रों पे पार्टी करते देखी थी? नहीं देखी होगी। कभी आपने वर्तियों को कुछ खाना खिलाते देखा था? नहीं देखा होगा, क्योंकि सरकारों को मतलब ही ये होता था कि भैया अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अब वक्त बदला है, आपको याद दिलाऊं, वक्त बदल चुका है और तुष्टीकरण का काल हो रहा है। मैं सर एक बहुत छोटा सा, अच्छा ठीक है 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए, पूरा कीजिए। मेरा कहना है ये नजरिया उस दिन से बदलना शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सनातन जो है ये भारत की संस्कृति का प्रतीक और हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। नहीं तो इन दोनों शब्दों को ही आप धर्म निरपेक्षता से बाहर कर रहे थे।
जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, अब हिंदुत्व को किसी से समझ जोड़िए और सनातन जो लेकिन बावजूद इसके जब ममता बनर्जी की सरकार थी तो वो ये बात नहीं सुन रही थी, और ऐसे में अब शुभेंदु सरकार आने पर ये जो बदलाव हुआ है, ये नई राजनीतिक घोषणा है, ये नया राजनीतिक परिवर्तन है। क्या और बदलाव हुए हैं, इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। तो बेहद खास मुद्दे पर रणक्षेत्र हम जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद भी आप सभी का स्वागत करते हुए सीधे राजू साहब आपके पास आ रही हूँ कि जिस तरीके की जो परिस्थिति आज हमने पश्चिम बंगाल में देखी है, क्या आपको लगता है कि ये सीधे सीधे ये जो तुष्टीकरण की राजनीति चली आ रही थी और ये जो सेकुलर राजनीति जिसे कहा जाता है, आज जब शुभेंदु अधिकारी जी पूजा करते हैं गौ माता की और अभी बकरीद के दिन एक बड़ा संदेश देने की जो यहाँ पर कोशिश की गई है, ये सीधे सीधे क्या उसी सेकुलर राजनीति को चुनौती है, चैलेंज है उसको? राजू साहब जी की गौ पूजा का सवाल है, ये तो हमारे भारत की संस्कृति है कि गौ माता से हमारी आस्था और सम्मान जुड़ा हुआ है। हर जगह करोड़ों हिंदुओं की भावना गौ माता से जुड़ी हुई है। अगर कोई नेता अपनी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करता है तो इसमें गलत कहाँ है? मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में सिर्फ एक समुदाय को अपनी धार्मिक भावनाएं दिखाने का अधिकार है? अगर कोई नमाज पढ़े तो सेकुलर, अगर कोई गौ पूजा करे राजनीति, ये दोहरा मापदंड तो अब इस देश स्वीकार नहीं करेगा मैडम जी। और बीजेपी कहीं पर भी ये नहीं कहती है कि आप बकरीद मत मनाइए, लेकिन बकरीद मनाइए, पूरी शांति और भाईचारे से मनाइए, लेकिन कानून के साथ कानून का पालन होना चाहिए। यही संविधान भी कहता है और यही लोकतंत्र की आत्मा है। और आप देख सकते हैं आज बंगाल की जनता देख रही है, बीजेपी लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है। बीजेपी कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रही, लेकिन कानून के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आज देख लीजिए जिस तरीके का शांतिपूर्वक पहली बार लोग बंगाल में महसूस कर रहे हैं, त्योहार तनाव का कारण नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बन सकता है। अब आप देख लीजिए, खाली वोट बैंक की राजनीति नहीं, प्रशासनिक जवाबदेही भी बनती है। और प्रशासन ने जिस तरीके से शक्ति दिखाई, मुझे लगता है ये उसका उदाहरण स्वरूप है कि इस तरीके से अगर प्रशासन ने शक्ति दिखाकर सब त्योहारों को अगर शांतिपूर्वक मनाने का आदेश दिया है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कभी भी किसी भी तरीके के दंगे या धर्म को लेकर विवाद नहीं होंगे। तो क्या एहतशाम जी ये माना जाए कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते प्रशासन भी दबाव में रहता था टीएमसी काल में? नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति मैं एहतशाम जी से पूछ रही हूँ, टीएमसी से हमारे साथ हैं, कि क्या टीएमसी काल में प्रशासनिक दबाव रहता था? प्रशासन तुष्टीकरण की वजह से प्रशासन पर दबाव रखते थे आप? हाँ लावनी जी, देखिए हर आदमी को सरकार चलाने का अलग अलग अनुभव, अलग अलग तरीका होता है। तो ये अप्रिशिएट मैं करता हूँ शुभेंदु अधिकारी जी को, जिन्होंने इस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तरीका और व्यवस्था और अव्यवस्था, इसी में से तो चयन करना होता था। लेकिन यहाँ पर तुष्टीकरण के लिए अव्यवस्था को अगर सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती थी, इंपॉर्टेंस दिया जाता था, उसे महत्व दिया जाता था, तो सवाल यहाँ पर आपकी सरकार से पूछा जाता था कि अव्यवस्था को आप कैसे तरीका कह सकते हैं? लावनी जी, हाँ। यहाँ पर बात मैं डिफर कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह की बात नहीं है। देखिए यहाँ हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं अब आप आइए कि अभी भारतीय जनता पार्टी को कहाँ होता था जय श्री राम तो अब सुनाई देता है। दुर्गा पूजा के लिए, पंडालों के लिए तो अनुमति लेनी पड़ती थी, शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंक दिया जाता था, ये सभी बातें होती थी और इसकी तस्वीरें हैं। लावनी जी, मैं विपक्ष में बैठना गवारा कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसके लिए मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ यहाँ की जनता को, लेकिन मैं विपक्ष में रह करके इस तरह की बात नहीं करूंगा कि जो समझिए कि लोगों के हित में नहीं हो। जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता है हमारे बहुत सारी कमियां हो, हमारी बहुत सारे उसमें गलतियां हो, जिसको हम उस पर मंथन करेंगे, जिस पर हम रिसर्च करेंगे कहाँ हमारी गलती हुई। हमसे बेहतर जो देखिए कुछ ना कुछ आपकी पार्टी में भगदड़ मच चुकी है, आपके लोग अब खुद ही टीएमसी में रहना नहीं चाहते, भाग रहे हैं। 100 से ज्यादा पार्षद कैसे भाग गए, कुछ विधायक कैसे भाग गए, आपकी खुद की काकोरी जी क्या कुछ कह रही हैं, ये भी तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, ये दिख रहा है, ये पूरा पश्चिम बंगाल देख रहा है। कहीं न कहीं तो मैं आपको बताया कि कहीं नहीं कहीं हमारे अंदर कमी थी, कुछ ना कुछ इस वजह का लोग छोड़ के भी जा रहे हैं और जनता भी हमें छोड़ के चली गई। चलिए कमी स्वीकार कर रहे हैं, कमी स्वीकार कर रहे हैं।
हाँ चलिए, कमी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल से बहुत कुछ छीना जो अब धीरे धीरे बंगाल को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बंगाल में बदलाव आ चुका है। और ब्रेक से पहले राजू जी जल्दी से कुछ आप कहना चाह रहे थे, ब्रेक ले लिया था मैंने, कि आप कम से कम एहतशाम जी ये तो कह रहे हैं ना कि कमियां मान ली उन लोगों ने, वो कह रहे हैं कि कमियां थी हम मानते हैं, और उसे दूर कर दिया बीजेपी की सरकार ने। देखिए, ये तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि देखिए, गलती मान लेने से कोई बड़ी बात नहीं थी। गलती माननी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। खैर, मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, जो भी हमारे अपोजिशन में बैठे हैं, कि देखिए बीजेपी कभी भी राजनीति लड़ाई की नहीं करती है, ना तुष्टीकरण की, ना भेदभाव की, ना किसी जाति धर्म को लेकर, सिर्फ कानून और विकास की बात करती है, और बीजेपी हमेशा करती आएगी। और आज तो अभी इन लोगों को तो अभी 15 दिन, हमारा कैबिनेट अभी पूरा बैठा नहीं है, अभी रुकिए, बहुत सारी चीज बंगाल में आपको दिखेंगे, एक से एक नई नई चीज दिखेंगी। हाँ, कुछ नाराजगी जरूर सामने आएंगी, लेकिन नाराजगी के बावजूद भी आम लोगों को इस बात का 100% फायदा मिलने वाला है। आप इन 5 सालों में आप खाली देखिए, हमारे जो भी भाईजान ऑपोजिशन में बैठे हैं वो भी इस बात की गवाही देंगे कि हाँ, पहले के सरकार में और अभी के सरकार में क्या फर्क है। धर्म का सम्मान होना चाहिए और कानून सबसे ऊपर है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। ये कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कानून में यहाँ पर अनिल जी, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी। आज बहरहाल कानून का हर कोई हवाला दे रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि नियम कानून बराबर है, ये तय हो गया है, गाइडलाइन है तो फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर गाइडलाइन के साथ साथ बहुत कुछ है। अगर शुभेंदु अधिकारी जी गौ पूजन करते हैं तो ये साफ संदेश देता है कि बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति किस तरीके से आगे आएगी। आस्था पे हालांकि राजनीति नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आस्था पर जो परिस्थितियां बना करती थी पहले, कम से कम अब यहां पर हिंदू समाज को उन परिस्थितियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। यानी हिंदुत्व प्लस प्रशासनिक मॉडल, ये माना जाए बंगाल में। अनिल जी, इससे पहले आप बात कर रहे थे कि अधिकारियों पर दबाव था क्या। जो कानून है ना बंगाल में पशु पद का, वो तो 1950 से लागू है, लेकिन उसको लागू करने का काम जिसका था, जो नीचे सरकार का और पुलिस प्रशासन का, वो काम ही नहीं करता था, क्योंकि उनको निर्देश था कि एक स्पेशल वर्ग जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, आपने वहां पे बात नहीं करनी है। जब आपको ऊपर वाले, आपके अधिकार नेता मंत्री सारे ये कह देंगे कि आपको कोई बात ही नहीं कहनी है, जो भी हो रहा है होने दो, तो फिर वो कैसे काम कर सकते हैं भाई। ना तो पुलिस कहीं रोकती थी, ना म्युनिसिपैलिटी का कोई आदमी रोकता था, ना कोई वेटरनरी अधिकारी चाहिए था। और ये नहीं है, इन लोगों को लगता था कि हमारे को तो फायदा हो रहा है, इनको फायदा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इनको लग रहा था कि हमारी पूछ हो रही है, हमारी अपीजमेंट हो रही है। अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, सफाई से करेंगे, ढंग से करेंगे, सही जगह करेंगे तो फायदा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उल्टा एक काम किया है, अपीजमेंट की राजनीति से बाहर आके काम को सही तरीके से करना सिखाया है। अगर वेटरनरी अधिकारी ये देख ले पशु बीमार नहीं है कुर्बानी देने से पहले, तो इसमें दिक्कत क्या है। अगर सरकार ये तय कर दे कि कौन सी जगह करेगी जिससे इसका जो खून बहेगा वो नालियों में न बहे, खुले में न बहे, इसमें दिक्कत क्या है। खुले में मांस को लोथड़े नजर ना आए और आने वाले वालों को परेशानी ना हो, पर्यावरण विधि खुश रहे, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन पहले पर्यावरण विधि किसमें बोलते थे, होली दिवाली को बोलते थे। होली पे पर्यावरण को परेशानी हो जाती थी, जो सोपर्ड सेकुलर्स थे, दिवाली को हो जाती थी, लेकिन बकरीद पे नहीं होती थी। उनको लगता था ये तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों को इसका फायदा नहीं था, लेकिन उनको लगता था कि इसके पक्ष में बोल के हम अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है जो अब आया है। ये हिंदुत्व की बात नहीं है, सिर्फ ये देश हित की, जनता हित की बात है। हिंदुत्व में तो कोई सारी चीजें वो है जो जनता के हित में, देश के हित में। तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हिंदुत्व वो वे ऑफ लाइफ है। हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, हिंदुत्व में सारी बातें वो है जो भारत सरकार है, ये देश हित की बात है। तो हाजी नाजिम साहब, जब देश हित की बात हो तो निश्चित रूप से वहां पर संविधान सर्वोपरि हो जाता है। और आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि देश इस संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, लेकिन संविधान में आने वाली कई ऐसी चीजें हैं जो मुस्लिम समाज नहीं मानता है। सख्ती दिखाई जाती है तो मान लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि स्वयं नहीं मानता, अंदर से आवाज नहीं आती कि हम जिस देश में रहते हैं उसके संविधान को हम सर्वोपरि माने? क्योंकि धर्म से बड़ा संविधान है, मजहब से बड़ा संविधान है, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि सख्ती पर ही सब कुछ संविधान याद आता है, उसके पहले कुछ याद नहीं आता? हाजी साहब। हाँ लवली जी, देखिए अभी आपने देश हित की बात करी, तो हाजी नाजिम खान हमेशा देश हित की बातें करना पसंद करता है, और इंशाल्लाह देश के खातिर शहीद होने का भी जज्बा हाजी नाजिम खान रखता है। तो इसी बात पर वंदे मातरम बोल दीजिए साहब, इसी बात पर वंदे मातरम बोल दीजिए। हाँ लवली जी, देखिए ये मेरे देश का राष्ट्रगीत है और मैं दिल से सम्मान करता हूँ अपने राष्ट्रगीत का,
लेकिन अगर ये कहेंगे कि भाई नहीं, तो अरे सम्मान के लिए तो बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ हाजी नाजिम साहब वंदे मातरम। हाँ देखिए, मैं तो देश के राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ। और रही बात ये कि इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, सुन लीजिए, राष्ट्रगीत का एक प्रोटोकॉल होता है। वंदे मातरम बोलने के लिए इतनी ज्यादा भूमिका बनानी पड़ रही है आपको। हाँ, अभी आपने कहा कि संविधान को मानते हैं, देश हित से बड़ा कुछ नहीं, तो मैं आपको वंदे मातरम बोल रही हूँ साहब। और मुझे तो लगता है लवली जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वही बात है, वही बात है। वंदे मातरम आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सब चीजें बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हाँ लवली जी, अब देखिए अब आपने बता दिया ना कि आपका मजहब बड़ा, संविधान बड़ा नहीं है, देश बड़ा नहीं है, मजहब बड़ा है, क्योंकि मजहब कहेगा कि वंदे मातरम नहीं बोलना है। और अभी आप यहाँ बैठकर मुझे देश हित और राष्ट्रीय सम्मान समझा रहे थे। हाँ लवली जी, देखिए, हम लोगों के लिए देश का संविधान सर्वोपरि और देश का जो कानून व्यवस्था उसको हम लोग मानते हैं। और रही बात ये कि अभी आपने यहाँ पर ये कहा कि जब शक्ति होती है तब आप लोग मानते हैं, यही तो एक झूठा नैरेटिव सेट करके पूरे भारत के अंदर चलाया जा रहा है कि भी हम उन पे सख्ती करेंगे तब जाके ये मानेंगे। हम लोग तो बिना सख्ती के मानते हैं अपने भारत के संविधान। अरे आपके ही कई भाईजान लोगों ने कहा था कानून बना दीजिए, हम वंदे मातरम बोलेंगे, तो खुद ही आपके लोग कहते हैं कि कानून बनाइए तो हम बोलेंगे। तो सख्ती के लिए तो आप ही लोग मजबूर करते हैं ना। बहुत सारे आपके भाई बंधुओं ने कहा था कि कानून बनाइए, हम वंदे मातरम बोलेंगे। हाँ लवली जी, हम देखते हैं कि मुस्लिम चेहरे बहुत ऐसे निकल के आ रहे हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत से एक्स मुस्लिम भी आए थे जिन्होंने मजहब इस्लाम को लेकर किस तरीके का तर्क दिया। एक एक्स मुस्लिम अभी जेल भी काट रहा है, जिसने अपने हिंदू भाई के एक बच्चे की हत्या कर दी थी, वो अभी जेल भी काट रहा है। एक एग्जाम्पल तो आपको याद रहता है, लेकिन और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत तरीके से सच बता चुके हैं, बहुत तरीके से सच बता चुके हैं। ये वही बात हुई ना, सहूलियत में आप लोग नाम चुन लेते हैं। चलते चलते जल्दी से राजू जी से कमेंट लेना चाहती हूँ, जरूरी कमेंट है। राजू जी, एक बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर बंगाल में बदलाव का स्वागत एहतेशाम जी ने भी कर दिया, उन्होंने कहा आपको बधाई भी दे दी, हाजी नाजिम साहब ने भी कर दिया, लेकिन अभी आपके लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। चुनौती अभी बहुत बड़ी है, और सबसे बड़ी चुनौती उन घुसपैठियों को हटाने की है जिनकी वजह से बंगाल की अपनी जो उसका सांस्कृतिक मूल था वो कहीं खो गया था। उसे लेकर आप लोग कितने ज्यादा सख्ती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और ये बड़ा बदलाव हम कब और कितनी जल्दी देख पाएंगे? जितने भी घुसपैठिए हैं उनको हर हाल में बंगाल से बाहर निकलना है। ये चाहे आप कोई किसी भी तरीके से आजमा ले, क्योंकि बंगाल घुसपैठियों का जगह नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, आप जिसे भी लाके यहाँ उसे ठहरा सकते हैं। मैं 2 दिन पहले एक डिबेट में था, मैं भाईजान के बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक टीएमसी के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि ऑलरेडी मस्जिदों में वंदे मातरम शुरू हो चुकी है। मैंने उनको बोला आप एक वीडियो दिखा दो कि अगर मस्जिदों में कहीं शुरू से पहले से अगर वंदे मातरम हो रहा हो तो आज ये बहस छिड़ती नहीं। और आज हाजी नाजिम साहब सामने बैठे, आपने 4 बार वंदे मातरम कहा, लेकिन उन्हें जय भारत करके खत्म कर दिया, लेकिन वंदे मातरम उन्होंने नहीं कहा। तो अब आप बताइए इस चीज को मैं कैसे बदलूंगा? ये सोच को मैं कैसे बदल सकता हूँ? कोई भी नहीं बदल सकता। सोच बदलने की जरूरत डिपेंड करता है। संविधान सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो सिर्फ आत्मा से निकलने वाली बात है और आत्मा से आत्मसात करने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतनी अनुमति मुझे आज दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपने मन की बात साझा की। कुल मिलाकर बंगाल में ये बदलाव बहुत कुछ कह रहा है। बंगाल में जिस तरीके से बकरीद में हमने देखा कि सड़कों पर नमाज नहीं होती है, सड़कों पर वो अव्यवस्था नजर नहीं आती है जो ममता काल में नजर आती थी, गोवंशों को लेकर जो परिस्थितियां बनती थी वो परिस्थिति नजर नहीं आती जो मोहतरमा ममता के समय में होती थी। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर लिखने वाला है और बंगाल से निकली हुई आवाज देश की एक बड़ी आवाज बनेगी, इस उम्मीद के साथ रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।